हेलो। आज हम एक और अच्छी प्रॉब्लम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जिसमें कैपेसिटर भी इन्वॉल्व है। So the problem is like this: a metal jumper of mass m can slide without friction along two parallel metal guides directed at an angle alpha to the horizontal and separated by a distance small b. The guides are connected at the bottom through an uncharged capacitor of capacitance C, and the entire system is placed in an upward magnetic field of induction B. At the initial movement, the jumper is held at a distance L from the foot of the hump. Determine the time t in which the released jumper reaches the foot of the hump. What will be its velocity vf at the foot? The resistance of the guides and the jumper should be neglected. तो इसमें हमें इसका मास n दिया है, तो एक्चुअली जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये नीचे जाएगा अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जो भी होगा एम जी साइन अल्फा। क्लियर है? तो जब ये एक्चुअली नीचे जाएगा तो इस लूप में एक करंट इंड्यूस होगी, जो कि इसके एक ईएमएफ के कारण इंड्यूस होगी। पर एक्चुअली इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो इसमें जैसे ही कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो उतना ही ईएमएफ इस कैपेसिटर के अलोंग डेवलप डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण इस सर्किट में करंट डेवलप नहीं होगी। पर एक्चुअली ये जो वायर है उस पर फोर्स लगेगा नेट, जिसके कारण एक एक्सेलरेशन आएगा, और उस एक्सेलरेशन के कारण जो ईएमएफ होगी वो भी चेंज होती रहेगी, जिसके कारण जो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी चेंज होता रहेगा। उसके कारण करंट आएगी इसमें आई। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे आई है और ये किसी इंस्टेंट पे आ जाता है इधर, किसी इंस्टेंट टी पे नीचे हम से एक्स ऊपर। क्लियर? अब उस इंस्टेंट पे ये नीचे जा रहा है वेलोसिटी v से, और उस पर फोर्स लग रहा है एम जी साइन। अब क्योंकि इसमें भी करंट जा रही है आई से, तो अगर हम देखें राइट हैंड थंब रूल से, तो v क्रॉस b हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा वेज है उसके अलाउंग, यानी कि ये लगेगा फोर्स इस पे कितना, बी इंटू आई इंटू इसकी ब्रेथ यानी कि स्मॉल। क्लियर है? तो उस पे जो नेट फोर्स काम करेगा वो होगा एम जी साइन अल्फा। हम मान लेते हैं जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो पॉजिटिव है। एम जी साइन अल्फा इज माइनस बी आई बी इज इक्वल टू एम ए। क्लियर है? फोर्स को मैंने लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब इसमें अगर हम फ्लक्स देखें तो वो हो जाएगा अ, जो ये लेंथ है एक्स, उसका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, यानी कि एक्स कॉस अल्फा। क्योंकि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन बनाएं, ये 3D में है, तो अगर ये अल्फा हुआ तो ये भी अल्फा होगा अल्टरनेटिंग एंगल्स के कारण। तो अगर ये एक्स है तो उसका यही वाला कंपोनेंट एक्स कॉस अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? तो जो हमारा फ्लक्स आ जाएगा वो हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय इसकी विड्थ बी इंटू मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस अल्फा बी बी कॉन्स्टेंट है, तो उसको हम नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे। तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इंटू कॉस अल्फा बी बी, जिसमें से डी एक्स बाई डी टी को हम वी लिख सकते हैं, बी सॉरी वी इंटू बी इंटू कॉस अल्फा। क्लियर? तो जब तो ये आ गया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ ई, क्योंकि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ डेवलप होता है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी हो, जिससे हम डी फाइव बाई डी टी को माइनस ऑफ ई भी कह सकते हैं। तो जो हमारा ईएमएफ डेवलप्ड आएगा वो आएगा बी बी कॉस अल्फा टाइम्स वी, और ये नेगेटिव। क्लियर? अब देखो, अब क्योंकि इसने रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल बोला है, तो कैपेसिटर का भी पोटेंशियल ई होगा, जिसको अगर हम इसकी कैपेसिटेंस से और मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हम इस पे चार्ज लिख सकते हैं, क्यू। अब देखिए, अब इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है,
क्लियर है, यानी कि उसके कारण जो करंट डेवलप होगी, तो उसको निकालने के लिए अगर हम इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या जो हमारा आरएचएस में डी क्यू बाई डी टी आएगा, उसको हम आई लिख सकते हैं। और आई को अगर हम अपनी इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो कांस्टेंट आ जाएगा, और जिससे हम उसको एल से इक्वेट करके हाफ ए टी स्क्वायर से हम अपना टाइम निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ये आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी डी ई बाई डी टी टाइम्स सी, क्योंकि सी कांस्टेंट है। अब इसमें देखने वाली बात यह है, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वो पूछा है, ईएमएफ। क्लियर है, तो इसके जो चेंज इन ईएमएफ आएगा डीई बाई डी टी, उसको हम इस चेंज का खाली मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव साइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, और इसमें हमें करंट देखना है। क्लियर है, ना कि उसका डायरेक्शन, क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं। हालांकि अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होती, फिर हम इसका नेगेटिव साइन भी लेते। क्लियर है, तो डी क्यू बाई डी टी को हम डायरेक्ट आई लिखते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं बी बी कॉस एल्फा इंटू सी इंटू डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी को अगर हम ए लिखते हैं, तो ये हमारी क्वेश्चन बन रहा है। क्लियर है, और from this equation the value of I, if we substitute in our first equation, this one, then we may obtain that mg sin alpha minus bbi, and substituting the value of I gives us cbb cos alpha a, which is equal to mass times acceleration. Clear, so we can write mg sin alpha minus b square c cos alpha times a is equal to ma. And if we solve it for making a as our subject of formula, then we may obtain that a is equal to uh, mg sin alpha upon m plus b square c cos alpha. Clear, and as you can see that this acceleration is constant. All right, as this acceleration is constant and the distance the jumper has to cover is L, so we can write our equation x is equal to uh, ut plus half at square. So by this we can write that L is equal to half a, or means mg sin alpha upon 2 times of m plus b square c cos alpha times t square, as the initial velocity is 0. So we can write time directly as 2l m plus b square c cos alpha upon mg sin alpha का अंडर रूट। क्लियर, एंड दिस इज आवर टाइम। ये टाइम लगेगा जंपर को इनिशियल लेंथ एल से हम तक आने के लिए, और जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 80, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ए की वैल्यू हमारी ये आई थी एम जी साइन अल्फा, तो वी फाइनल में डायरेक्ट लिख देता हूँ एम जी साइन अल्फा अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर सी कॉस अल्फा टाइम्स इसका टाइम, यानी कि 2l m प्लस बी स्क्वायर सी cos alpha over mg sin alpha. Clear है? So this is the final velocity of the jumper when it reaches the hump. So इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली हमारे काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं
क्योंकि इसमें अगर वो रेजिस्टेंस भी दे देता, फिर हमारे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस बनते जो कि मैथमेटिकली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते। इसलिए हो सकता है इसने रेजिस्टेंस नहीं दिया हो। इसमें मेन बात ये है क्योंकि जो जंपर है वो एक्सेलरेट करेगा, जिसके कारण हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में और कैपेसिटेंस में चेंज होता जाएगा, जिसके कारण एक करंट डेवलप होगी। वहीं अगर ये बोल देता कि जो वायर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो करंट कोई फ्लो नहीं होती, क्योंकि इसने जो रेजिस्टेंस बोली है वो नेग्लिजिबल बोली है, जिसके कारण जैसे ही जो लूप है वो किसी पोटेंशियल पे आएगा, सेम उसी पोटेंशियल पे कैपेसिटर भी आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो होप आपको समझ में आया होगा, और आप भी अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं भी उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।